नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं रणवीर आप सभी का रमानी इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने देखा होगा कि हम आपके साथ लगातार एनसीईआरटी सीरीज लेकर आ रहे हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 से क्लास 12 तक, मतलब अगर आप ये कर ले जाते हो तो आपको ज्योग्राफी के लिए कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बस आप अपना एक जो इसमें टर्मोलॉजी, छोटे छोटे टर्मोलॉजी मिल रहे हैं आपको, वो आप नोट्स करते यहाँ चलेंगे। तो चलिए, इसके पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर पढ़ लिया है, अब हम लोग करते हैं आज 3rd चैप्टर। आगे देखिए, यहाँ बात करते हैं हम लोग किसकी, पृथ्वी की गतियाँ क्या है। इसको पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को बेसिकली इस चैप्टर में है क्या। यानी कि हम लोग यहाँ बात करेंगे मोशन ऑफ अर्थ, अर्थ का मोशन, यानी पृथ्वी की गति के बारे में बात कर रहे होंगे। पृथ्वी की गति 2 टाइप की, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है, एक घूर्णन, एक परिक्रमण। तो घूर्णन क्या होता है, ये जो देख रहे हैं आप लोग, पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूम रही है, अपने एक्सिस पर घूम रही है, तो इसको क्या कह देते हैं, घूर्णन। ये अपने अक्ष पर घूम रही है, अपने एक्सिस पर घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, तो क्या है, घूर्णन। और जब ये सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, ऐसे अपने अक्ष पर घूमते घूमते सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है, इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, परिक्रमण। क्लियर है। परिक्रमण और घूर्णन में अंतर समझ में है। घूर्णन मतलब अपने एक्सिस पे ही घूम रही है, अपने अक्ष पे ही घूम रही है। तो पहला शब्द बताइए आपने क्या पढ़ा, घूर्णन। घूर्णन मतलब क्या, रोटेशन, रोटेशन। और दूसरा क्या पढ़ा आपने, परिक्रमण। परिक्रमण मतलब रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन। यहां भाई पढ़ते हैं, जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। घूर्णन एवं परिक्रमण, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपने एक्सिस पर घूमना घूर्णन कहलाता है। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी घूम रही होती है। सूर्य के चारों ओर, ये देखिए, ये सूर्य है ना, और ये एक निर्धारित क्या है, एक कक्षा है इसकी, ऑर्बिट। इसी ऑर्बिट में पृथ्वी आप देखेंगे घूम रही होती है। इसी ऑर्बिट में क्या देखते हैं आप लोग कि पृथ्वी कहीं ना कहीं ऐसे घूम रही होती है, इसी ऑर्बिट में। तो यही ये जो कक्षा है, इसको ये जो घूम रही है ना, इसको बोल देते हैं परिक्रमा। किसी का चारों तरफ क्या करना, परिक्रमा लगाना, किसी के चारों तरफ घूमना क्या कहलाता है, परिक्रमण, रिवोल्यूशन। और अपने एक्सिस पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन। तो क्या बता रहा है कि चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति कर रही है, जिसे परिक्रमा कहते हैं। पृथ्वी का, बात समझिए, पृथ्वी का पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। ये जो अक्ष है ना, ये जो पृथ्वी का एक काल्पनिक रेखा है। हमने कल ही बताया था, जो पृथ्वी है इसका ये जो अक्ष है एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, जो अपने विषुवतीय वृत्त से, जो अपने विषुवतीय से क्या 66.5 डिग्री पूछा हुआ है, जो अपने समतल, जो काल्पनिक रेखा है, जो इसके कक्षीय सतह से, इसके ऑर्बिट से 66.5 डिग्री कोण बनाती है, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कक्षीय समतल। क्लियर, ठीक है, इसके द्वारा बनाया गया है। ठीक, चलिए, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोल के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। अभी हमने आपको बार बार समझाया इसके बारे में कि अगर हम सूर्य हैं ये, और ये देखिए ये क्या है, ये इंडिया है, तो कहना क्या चाह रहा है वो, देखिए यहाँ सूर्य है, अगर इंडिया यहाँ पर, यहाँ इस पूरे एरिया में क्या होगा, इस पूरे एरिया में उजाला होगा, ये सूर्य के सामने है, तो इसके पीछे भाग में क्या होगा, अंधेरा, क्योंकि गोल है ये। तो आधे भाग पर उजाला, आधे भाग पर अंधेरा। आप लोग जाइएगा एक बल्ब के सामने, ऐसे कोई क्या रखेंगे आप लोग, एक बॉल लीजिएगा, फुटबॉल, तो उसके जो बल्ब के सामने लगाओगे फुटबॉल, तो देखोगे उसके उस टाइप क्या होगा, उजाला होगा, उसके पीछे अंधेरा होगा। तो यही पृथ्वी से समझिए फुटबॉल है, और सूरज एक बल्ब है, उसके सामने जितना एरिया उसके सामने है उधर उजाला है यानी दिन है, और जितना एरिया उसके पीछे है उधर क्या है, अंधेरा यानी रात है। क्लियर। जबकि दूसरा भाग क्या होगा, सूर्य से दूर होता है, और वहाँ क्या होता है, वह दिन और रात। ठीक है, देखिए एक ऐसा जगह आता है, थोड़ा सा समझिए,
ये क्या है, ये है सूर्य, ये है सूर्य, क्या है, ये है सूर्य, ठीक, ये सूर्य है, ये सूर्य है, ठीक है। फिर आप देखिए ये क्या है, पृथ्वी, इसका जो इसके सूर्य के सामने है यहाँ उजाला है, इसको व्हाइट से कर देना, थोड़ा समझिएगा, एक मात्र इंडिकेशन है, ठीक है। और जो इसके बैक साइड है, पीछे साइड, यहाँ क्या है, अंधेरा है, यहाँ क्या है, अंधेरा है, यहाँ क्या है, अंधेरा है। लेकिन एक लाइन होगा ना जहाँ से डिसाइड हो रहा होगा, इधर से अंधेरा इधर उजाला, तो यही है ये लाइन, इसी को क्या बोल देते हैं, इसी को बोल देते हैं हम लोग प्रदीप्त लाइन। क्या बोल देते हैं इसको भैया, इसको बोल देते हैं प्रदीप्त लाइन, इसको बोल देते हैं प्रदीप्त लाइन, इसी को प्रदीप्ति लाइन बोलते हैं, लाइट लाइन, ये है प्रदीप्ति लाइन। तो बात समझ आया। और क्या सीखा आपने यहाँ पर, यहाँ सीखा आपने प्रदीप्ति लाइन क्या होता है। थर्ड, प्रदीप्ति वृत्त, सर्किल। वृत्त क्यों कह रहे हैं इसको, हम बार बार क्या कह रहे हैं आपसे, ये देखिए ये वृत्त कैसे हो सकता है, ये लाइन को वृत्त क्यों कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये जो सामने है तो इसके सामने उजाला होगा, लेकिन ये पूरा सर्किल होगा ना इसका, जहां से पीछे अंधेरा हुआ, ये पूरा सर्किल होगा ना, आपको सिर्फ एक हिस्सा दिख रहा है, इसके पूरे पीछे होगा ना पूरा, तो उसके पूरा ये सर्किल है, पूरा ये सर्किल है, इसलिए इसको वृत्त कहते हैं। वृत्त मतलब सर्किल है ना, ये सर्किल है पूरा, ये वृत्त है, ठीक है। तो इसलिए क्या कह दिया गया, प्रदीप्त वृत्त। क्लियर है सभी को। चलिए, आपने कभी सोचा है, आपने कभी पूछा है किसी से कि अगर पृथ्वी क्या करे, घूर्णन ही ना करती, अगर पृथ्वी घूमती ही ना अपनी एक्सिस पर, या फिर रोटेशन ही ना, या फिर रिवोल्यूशन ही ना करती, परिक्रमा ही ना करती सूर्य का, तो क्या फर्क पड़ता। कभी अपने आप से पूछा आपने कि अगर पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमे ही ना तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर वो सूर्य का चक्कर ही ना लगाए तो क्या फर्क पड़ेगा। तो फर्क ये पड़ेगा, अगर पृथ्वी अपने एक्सिस में ना घूमे तो दिन और रात ही नहीं होगा, एक जगह दिन तो एक जगह रात। जैसे अगर पृथ्वी ऐसे है और इस सूर्य के सामने है हिस्सा है, यही रुक जाए, इस हिस्से में हमेशा क्या होगा, दिन होगा, इस हिस्से में हमेशा रात होगा। पहली चीज, ये हिस्सा हमेशा गर्म होगा, ये हिस्सा हमेशा ठंडा रहेगा, क्योंकि सूर्य। चलिए, ये तो हो गया मतलब कि घूर्णन से, यहाँ क्या समझ में आया, घूर्णन से, रोटेशन से क्या निर्धारित हो रहा है, दिन और रात, ये चीज यहाँ समझ में आई। पूछता है, यानी कि घूर्णन से हमें क्या समझ में आया, सब निकल के, रोटेशन से यहाँ दिन और रात का निर्धारण होगा, किसका, दिन और रात का यहाँ निर्धारण होगा। चलिए, तो परिक्रमण से क्या होता है, परिक्रमा से क्या होता है, क्या होता है, ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन, कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी मौसम, कभी शरद, कभी ऋतु, कभी बरसात, तो वही इसमें लिखा है। अगर पृथ्वी घूर्णन ना कर रहे थे तो सूर्य की तरफ पृथ्वी के हमेशा दिन होता, और जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा। आपको ये बात बता दी गई। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाता। कहाँ हो पाता जीवन संभव, सब क्या होता, सब लोग खत्म हो जाते हैं वहां पर, है ना, इतनी गर्मी पड़ती है। पृथ्वी की, और देखिए दूसरे, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष, या पृथ्वी का परिक्रमा कितना होता है, एक वर्ष या 365 दिन 6 घंटा, 6 घंटा, इतने दिन में पृथ्वी एक परिक्रमा अपना करती है। एक परिक्रमा मतलब ये जो सूर्य है, ये जो सूर्य है, जब पृथ्वी यहाँ से चलना शुरू करी तो यहाँ पहुंचेगी कितने दिन में, यहाँ पहुंचती है वो एक परिक्रमा पूरा करती है कितने में, 365 दिन और 6 घंटा। जो 6 आवर है इसको हम लोग हर बार नहीं जोड़ते हैं, बट आपने सुना होगा कि हर 4 साल में आप देख रहे होंगे फरवरी 29 दिन का हो जाता है। ऐसे नॉर्मली 28 डे का होता है, 28 डे का, लेकिन हर 4 साल में वो 28 डे का, हर 4 साल में 29 दिन का हो जाता है। ऐसे क्या होता है, 88 डे का, 88 दिन का होता है। तो दिन बढ़ता कहाँ से एक दिन है, कभी सोचा आपने। तो यही, ये जो 6 घंटा हर साल बढ़ रहा है, तो 6 साल 6 घंटा बढ़ा, 6 घंटा बढ़ा इस साल, फिर अगले साल 6 घंटा, फिर नेक्स्ट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर, हर साल 6 घंटा बढ़ा, 4 साल में 24 घंटा बढ़ गया। कितना बढ़ गया भैया, 4 साल में
24 घंटा बढ़ गया। 24 घंटा मतलब 24 आवर मतलब 1 डे, एक दिन, मतलब एक दिन बढ़ गया। तो यही 4 साल बाद ये 24 से जगह 365 से जगह 366 दिन हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है जो बच्चा 29 फरवरी को जन्मता है वो अपना बर्थडे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो अपना बर्थडे कब मनाएगा? तो आप बताएंगे 4 साल बाद मनाएगा, क्योंकि 29 फरवरी हर 4 साल बाद आती है। क्लियर है? सभी क्लियर है? यहाँ बस इससे थोड़ा समझ लीजिए। ये बताया हमने कि एक दिन कैसे बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है? क्योंकि हर साल 365 दिन 6 घंटे में एक रिवोल्यूशन पूरा होता है, एक परिक्रमा पूरा होता है। वही 6 घंटा 4 साल में 24 घंटा हो जाता है, एक दिन पूरा बढ़ जाता है। ठीक, चलिए उसी के बारे में ये कहानी लिखी है बीच में। ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं आप लोगों को। या लिखा है, देखिए पढ़ दें, आप लोग के लिए पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोग कहिए तो हम पढ़ देते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बीच बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक, यहाँ देखिए, यहाँ पर आइए, पृथ्वी 365 दिन में 365 दिन या 6 घंटे में एक चक्कर करती है। और 6 घंटे को हम हर साल नहीं जोड़ते हैं, उसे 4 वर्ष बाद 6 घंटे मिलाकर जोड़ते हैं, जो 24 घंटे के बराबर होता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी का माह 28 से बदलकर 29 दिन का हो जाता है। ऐसे वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। एक टर्म छूट गया, पूछेगा लीप वर्ष पूछा है। लीप वर्ष और साधारण वर्ष में क्या अंतर है? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो लीप वर्ष मतलब 366 दिन का साल और साधारण वर्ष मतलब 365 दिन का साल। तो लीप वर्ष हर 4 साल में एक बार पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, और साधारण वर्ष हमेशा हर साल आता है। तो लीप वर्ष हमेशा 366 दिन का होगा। ठीक है, तो लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगली लीप वर्ष कब होगी। अभी क्या चल रहा है? 2024। तो क्या ये लीप वर्ष है? पता लगाएंगे आप लोग? अच्छा सर, कैसे पता लगाएंगे कि लीप वर्ष है कि नहीं है? तो कैसे पता लगाएंगे आप लोग? जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं, जैसे 2024, जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं ना, इनको 4 से डिवाइड करिए। किससे? 4 से डिवाइड करिए। लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करिए, लेकिन शताब्दी में नहीं, हर शताब्दी में नहीं। जैसे 1700 को, इसको नहीं करना है, ये सब नहीं, 400 को, ऐसे नहीं। बस ये अभी की बात बता रहे हैं, उसको जब रीजनिंग पढ़ेंगे तो समझा दिया जाएगा अच्छे से। अभी ये बताइए, जो लास्ट के आपको 2 डिजिट दिख रहे हैं, इनको 4 से डिवाइड करिए। अगर ये डिवाइड हो जाते हैं तो लीप ईयर है, अगर नहीं होता है तो लीप ईयर नहीं है। मैक्सिमम में ये लगेगा। करिए 4 से, 4 छंगा 24, 7 4 6 जा 24 हो गया डिवाइड, मतलब ये लीप ईयर है। इस साल का जो है, अभी आप लोग फरवरी में हैं, तो इस साल का फरवरी आपका कितना होगा? 29 साल का। 2024 है, इस साल का फरवरी आपका कितने दिन का होगा? 29 दिन का होगा। समझ आया? ये है बात, ऐसे समझेंगे लीप ईयर। तो चलिए, ये हो गया बात आपका लीप ईयर किसको बोलते हैं? 366 दिन इसमें होता है। ठीक है, और साधारण वर्ष में 365 दिन। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्षा में एक ही दिशा में झुकी हुई है। पूरे कक्षा में देखिए एक ही दिशा में झुकी हुई है। समानतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति। ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है, कितने ऋतु में बांटा जाता है एक वर्ष को? देखो, जो ऋतु में परिवर्तन होता है वो सूर्य के चक्कर की वजह से होता है। कितने ऋतु भैया? गर्मी, सर्दी, ठंडी, मतलब सर्दी और फिर बसंत और फिर क्या हो जाएगा आपका? शरद ऋतु। क्लियर है? गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतु, ये क्या हो जाएंगे? ये ऋतु हो जाएंगे। ये 4 परिवर्तन आएंगे। वो कैसे आते हैं? ये जो रोटेशन कर रही है चारों तरफ पृथ्वी के, किसके? सूर्य के। तो चलिए एक बार हम लोग समझते हैं कैसे रोटेशन कर रही है। मान लीजिए सूर्य जी, ये सूर्य है, ये इनका इधर को, और ये यहाँ देखिए ऐसे पड़ रहा है इनका, ये यहाँ पे पड़ रहा है, यहाँ पे इनके रोशनी पड़ रही है। लेकिन पृथ्वी की स्थिति देखिए, हमेशा एक ही एक्सिस पर झुकी हुई है। हमेशा एक ही एक्सिस पर क्या हुआ है? झुकी हुई है।
ठीक है, हमेशा देखेंगे एक ही एक्सिस पर झुकी हुई है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ। ये क्या है, ये साउथ है, ये क्या है, ये नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ है, ये क्या है, नॉर्थ है, साउथ नॉर्थ नॉर्थ साउथ, ये कंडीशन है। यहां पर देखेंगे आप लोग, यहां एक चीज समझिए कि जब सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ रही होंगी, एकदम सीधी पड़ रही होंगी किधर, नॉर्थ साउथ पर, तो इसको क्या बोल देते हैं, इसको, ये दक्षिणी ध्रुव में पड़ रही है तो इसको बोल देते हैं क्या, बसंत ऋतु, बसंत ऋतु। ऋतु क्या बोल देते हैं इसको, इसको बोलते हैं बसंत ऋतु। क्या बोल देते हैं, बसंत ऋतु। बसंत ऋतु इसको बोल देते हैं जब सूर्य की किरणें साउथ और नॉर्थ एक साथ पड़ रही है, सीधी पड़ रही है, सीधी पड़ रही है, देखिए एक सीधी में पड़ रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर देखिए, इधर साउथ पर पड़ रही है, इधर नॉर्थ पर पड़ रही है, एक सीधी पड़ रही है, तो इसको बोलते हैं बसंत ऋतु। और ये कब पड़ता है, या पूछा हुआ है, ये कब बनता है, ये कंडीशन, तो ये बनता है आपका 23 सितंबर। कब बनता है भैया, 23 सितंबर। बसंत ऋतु, पेड़ों के पत्ते झड़ने लगते हैं, हल्के हल्के आपको ठंडी महसूस करने लगते हैं, गर्मी जाने लगती है, तो इसको कहते हैं बसंत ऋतु। पूछता है कब, 23 सितंबर पूछा हुआ है। जब यहां बसंत ऋतु हो रही होगी किसमें, साउथ में, तो यहां नॉर्थ में क्या हो रही होगी, शरद ऋतु, शरद ऋतु। इसी टाइम जब यहां बसंत ऋतु हो रही होगी साउथ में, तो नॉर्थ साइड में क्या हो रहा, हमने क्या बताया आपसे, हमेशा अपोजिट, हमेशा अपोजिट, हमेशा अपोजिट। तो यहाँ नॉर्थ में क्या हो रही होगी, शरद ऋतु। अगर दक्षिण में बसंत ऋतु हो रही है तो यहाँ क्या होगा, शरद ऋतु। यहाँ क्यों, क्योंकि तिरछे, यहाँ सूर्य की रोशनी तिरछे पड़ना शुरू हो गई अब साउथ में, नॉर्थ में, तो अब थोड़ी थोड़ी ठंडी हम लोग महसूस करना शुरू कर देंगे। उत्तर वाले क्या महसूस करेंगे, अब थोड़ी थोड़ी ठंडी महसूस करेंगे, और दक्षिण वाले थोड़ी थोड़ी गर्मी महसूस करेंगे। क्यों, क्योंकि अब शिफ्ट हो रहा है सूरज किधर, दक्षिण की तरफ, तो जिधर थोड़ी थोड़ी गर्मी महसूस होगी उसको बोलते हैं बसंत ऋतु, जिधर थोड़ी थोड़ी सर्दी महसूस होती है उसे बोलते हैं हम लोग शरद ऋतु। तो 23 सितंबर को जो साउथ है, साउथ में हम लोग बसंत ऋतु महसूस करते हैं, तो नॉर्थ में क्या, शरद ऋतु। अब हम लोग शरद मतलब हल्की हल्की ठंडी की तरफ बढ़ रहे हैं सितंबर में। याद करिए, सितंबर अक्टूबर दिसंबर में जाके अपने पूरे ठंडी की तरफ। तो चले सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आ गए हम लोग, कहाँ गए, दिसंबर माह। दिसंबर माह में आए तो देख रहे हैं हम लोग कि नॉर्थ बिल्कुल सूर्य की रोशनी के किधर, पीछे चला गया। यानी कि बात करें कि सूर्य की रोशनी की तरफ कौन एरिया पड़ रहा है, पूरी तरह से ये एरिया पड़ रहा है, पूरी तरह से ये चकमका गया ना। ओके, कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये एरिया पूरी सूर्य की रोशनी की तरफ पड़ रहा है। ये मतलब क्या है, ये एरिया में क्या हो गई, गर्मी हो गई। कब की बात है ये बात है दिसंबर। और ये कौन सा एरिया है, ये दक्षिणी ध्रुव है। दक्षिणी ध्रुव की तरफ देख रहे हैं आप लोग, गर्मी पड़ रही है। तो दक्षिणी ध्रुव में आप जब गर्मी देख रहे हैं, यहाँ दोनों ध्रुव में बराबर पड़ रही है, बराबर। एक क्या कर रहा है, एक हल्का हल्का ठंडी महसूस कर रहा है, एक हल्का हल्का गर्मी महसूस कर रहा है। तो जो अब सूर्य की रोशनी से हट रहा है, जो सूर्य की रोशनी से हट रहा है, इधर जा रहा है, ये नॉर्थ इधर भाग रहा है, किधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है। जो सूर्य की रोशनी से, सूर्य के उससे हट रहा है, प्रकाश से इधर भाग गया, देखिए। तो ये क्या करेगा, जो दूर जा रहा है वहां क्या महसूस होगी, शरद, हल्की हल्की ठंडी हवाएं, हल्की हल्की ठंडी। और जो इधर पास में आ रहा है, उसके सूर्य की रोशनी की तरफ आ रहा है, उसमें क्या महसूस होगी, गर्मी, यानी कि बसंत। जहाँ हल्की हल्की गर्मी महसूस होने लगे वहाँ हो जाएगी बसंत। और अगर आप भारत के पर्सपेक्टिव में सोचेंगे तो आप हल्की हल्की गर्मी कब महसूस करते हैं, अभी जब मार्च में पहुंचेंगे आप लोग, फरवरी मार्च के बाद हल्की हल्की गर्मी महसूस करते हैं, तो आपके यहाँ क्या आ जाएगा, बसंत। आज जब आप हल्की हल्की गर्मी महसूस करेंगे तो दक्षिण वाले क्या महसूस करेंगे, हल्की हल्की ठंडी। हमेशा उत्तर और दक्षिण, दक्षिण भारत की बात नहीं हो रही है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की यहाँ बात हो रही है। यहाँ जो भी बात हो रही है उत्तर दक्षिण में, ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, साउदर्न और नॉर्दर्न की बात हो रही है, गोलार्ध की बात हो रही है। जो विषुवत रेखा दो भागों में बांटा है ना, उसकी बात हो रही है। तो आ जाइए यहाँ कहाँ, 22 दिसंबर आ जाइए। जब आप 22 दिसंबर में आते हो,
आइए अब यहाँ है 22 दिसंबर कंडीशन 22 दिसंबर। इसमें क्या होता है भैया, यहाँ लिखेंगे आप लोग दक्षिणी गोलार्ध में, साउदर्न में, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, ग्रीष्म ऋतु, गर्मी। अब एक बात बताइए, हम यही बार बार आपसे कह रहे हैं कि यहाँ अपोजिट नेचर पाया जाता है। अगर दक्षिणी गोलार्ध, अब गोलार्ध समझ रहे हैं ना, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ये देखिए, ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और भारत का लोकेशन क्या है, आपको मैप पर ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है, पता है आपको, अभी बता देंगे आगे। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है, गुजरात होके नॉर्थ, उत्तर। कर्क रेखा क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत का कोई कंडीशन यहाँ पर है, बात समझ रहे हैं। भारत कहीं कर्क रेखा पर है, यानी उत्तरी गोलार्ध में है। भारत कहाँ पर है भैया, उत्तरी गोलार्ध में। और ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, मान लीजिए एक कंडीशन दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया इधर नीचे किसमें, दक्षिणी गोलार्ध में। थोड़ा दो को आप समझते चलिएगा हल्का सा। यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को ग्रीष्म ऋतु है, दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को ग्रीष्म ऋतु है। और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, अगर दक्षिणी में गर्म है तो उत्तरी में क्या होगा, ठंडी। तो अब आप इसको किताबी नॉलेज को भूलकर ये बताइए कि आप 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को भारत में क्या महसूस करते हैं। अगर आप जाते हैं पहाड़ी क्षेत्र में या पूर्वोत्तर भारत में, तो सबसे अधिक ठंडी महसूस करते हैं। जो समुद्र के तट पर नहीं है, जो बीचेस किनारे नहीं है, बड़े बड़े, जैसे गुजरात का कच्छ ले लीजिए या फिर आप बॉम्बे ले लीजिए, केरला। क्यों, क्योंकि महासागर जो है वो टेम्परेचर मेंटेन रखता है, वो 24 से 26 डिग्री। लेकिन जो बीच में है, जो पहाड़ी क्षेत्र की तरफ, यहाँ देखिए क्या कितना ठंडू महसूस होता है दिसंबर के टाइम में। यानी कि दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में दिसंबर के टाइम में ठंडी होती है, तो दक्षिणी गोलार्ध क्या होगा, ऑटोमेटिक गर्म होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्रिसमस कब होता है, 25 दिसंबर। पूछता है देशों का नाम दे देता है, पूछता है इनमें से कौन सा देश है जो क्रिसमस गर्मियों में सेलिब्रेट करते हैं, जो क्रिसमस गर्मियों में मनाते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि कौन से देश उत्तरी गोलार्ध में है और कौन से देश दक्षिणी गोलार्ध में है। मतलब कौन से देश मकर रेखा के आसपास है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और कौन सा देश विषुवत रेखा के उत्तर में है, यानी कर्क रेखा के आसपास है। ये हमने मैपिंग में बहुत अच्छी पढ़ाई है, उसको भी समझिएगा, यहाँ भी समझते चलिएगा। तो 22 दिसंबर को, यानी कि दिसंबर के टाइम में जो दक्षिणी गोलार्ध है वो गर्म रहेगा। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन है, यहाँ पर सूरज की रोशनी सीधी पड़ रही है, यहाँ पर सूरज की रोशनी सीधी पड़ रही है दक्षिणी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में क्या अब पीछे हो गया है, उधर ठंडी पड़ रही है। ठीक, अब आ जाइए कौन सा दिन है, ये 22 दिसंबर। ग्रीष्म ऋतु अगर दक्षिणी गोलार्ध में है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा भैया, वो शीत ऋतु होगा। फिर आ जाइए आप लोग क्या सीधे 21 मार्च, ये 21 मार्च का डेट है। और ये है डे, सेम वही डे कि यहाँ देखेंगे आप लोग कि अब एहसास क्या होगा। अब जो दक्षिणी गोलार्ध वाले हैं ये धीरे धीरे किधर शिफ्ट होंगे, अब दक्षिणी गोलार्ध वाले धीरे धीरे ना शिफ्ट होंगे गर्मी की तरफ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए, तो यहाँ शरद ऋतु अब यहाँ स्टार्ट हो जाएगा, शरद ऋतु। और हम लोग क्या एहसास करेंगे, हम लोग करेंगे बसंत ऋतु, क्योंकि अब हम लोग सीधे गर्मी के एहसास करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, अब गर्मी एहसास होगी हम लोग को मार्च से, तो हम लोग बसंत ऋतु में आ जाएंगे। और ये लोग ठंडी एहसास करना शुरू करेंगे, तो ये लोग क्या आ जाएगा, यहाँ गर्मी खाए हैं, अब लोग ठंडी में आना शुरू करेंगे, तो ये लोग क्या हो जाएंगे, ये शरद ऋतु। और हम लोग उत्तरी गोलार्ध वाले क्या करेंगे, बसंत ऋतु। अब बताइए एक चीज़ समझ में आया आप लोग को कि जो उत्तरी गोलार्ध वाले हैं वो बसंत ऋतु कब सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो 21 मार्च को, है ना। वो बसंत ऋतु कब सेलिब्रेट कर रहे हैं, 21 मार्च को। और जो दक्षिणी गोलार्ध वाले वो बसंत ऋतु कब सेलिब्रेट कर रहे हैं, 23 मार्च को। और शरद ऋतु उत्तरी गोलार्ध वाले 23 सितंबर को, और ये 21। एकदम एक याद रखिए, दोनों नहीं, एक बस क्या याद रखेंगे, 21 मार्च को। अगर 23 सितंबर को बसंत ऋतु दक्षिणी गोलार्ध वाले मना रहे हैं, उनके यहाँ हो रहा है, तो यहाँ उत्तरी गोलार्ध वाले कब हो रहा है, वहाँ बसंत ऋतु 21 मार्च को। उसके अपोजिट कर दीजिएगा दोनों को। अपोजिट क्या, अगर यहाँ बसंत हो रहा है तो साउथ में क्या होगा, शरद होगा। अगर यहाँ बसंत हो रहा है तो नॉर्थ में क्या होगा, शरद होगा। ठीक है, क्लियर। 21 मार्च को ये दोनों दिन बराबर होते हैं, ना छोटे ना बड़े। फिर आते हैं हम लोग 21 जून।
ये है सबसे बड़ा दिन 21 जून। इस दिन क्या होता है, पूरी तरह से उत्तरी क्षेत्र में पूरी तरह से क्या होता है, सूरज की रोशनी गिरती है। पूरी तरह से सूरज की रोशनी उत्तरी भाग में गिर रही होती है। उत्तरी भाग का सबसे बड़ा क्या है, ये पूरी क्षेत्र में उत्तरी इधर गिर रही होती है। उत्तरी भाग का ग्रीष्म ऋतु, इसको कहते हैं 21 मार्च। उत्तरी भाग का ग्रीष्म ऋतु, उत्तरी ध्रुव का, उत्तरी गोलार्ध का ग्रीष्म ऋतु। क्लियर? इधर पूरा गर्मी गिर रहा होता है। ये कब होता है भैया, 21 जून। यही क्या है 21 जून वाले दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटा होता है। ध्यान रखिएगा, 21 जून वाले दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। क्लियर है सभी को? तो अब आप बताएंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी कब पड़ती है भैया, 22 दिसंबर। सबसे अधिक उत्तरी गोलार्ध में गर्मी कब पड़ती है भैया, 21 जून। दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु 23 सितंबर। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु 21 सितंबर। बस इतना से याद करके यहां से चलना है आप लोगों को पॉइंट। ठीक है, चलिए इसी के बारे में यहाँ कहानी लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप लोग, जो समझा दिए आप लोगों को हम पढ़ देते हैं, आप लोग देखिए क्या लिखा है। लिखा है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका हुआ है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 21 जून को सूर्य की, देखिए ये कर्क रेखा है, इधर क्या हो रहा है, इधर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं एकदम। ये कंडीशन है, बात समझ आ रही है को? ये पूरी सीधी पड़ रही है सूर्य की 21 जून में। इसलिए देखिए अपने भारत का कंडीशन यहाँ कहीं है भारत, तो कितनी गर्मी पड़ती है यहाँ पर। तो देखिए सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें, ऐसे समझिए बात को, पूरा ना रख दीजिए, दिक्कत हो जाएगा, आप लोगों को दिक्कत होगा समझाने में। थोड़ा सा बात समझिए, ये कर्क रेखा है, ठीक है। तो सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ रही होती हैं कर्क रेखा पर। ये विषुवत है, यहाँ कर्क है, एकदम सीधी पड़, इधर भी तिरछे मार रही होती है। तो इधर ठंडी होगी और यहाँ पूरी तरह से गर्मी होगी कर्क रेखा पर। और कर्क रेखा पर क्या, अपना भारत, प्यारा भारत है, तो यहाँ गर्मी 21 जून को महसूस किया जाता है। और सबसे बड़ा दिन, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इसका रिजल्ट क्या होता है, इस क्षेत्र में उष्मा अधिक होती है, इस क्षेत्र में टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये सीधी पड़ने के कारण इसका रिजल्ट क्या होता है कि इस क्षेत्र में टेम्परेचर बढ़ जाता है। और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम उष्मा प्राप्त होता है। जो ध्रुव है यहाँ कम उष्मा, क्यों? क्योंकि तिरछा पड़ रहा है। यहाँ तो बिल्कुल आता नहीं है, ये तो अंधेरे में आ गया, यहाँ उजाले में थोड़ा कम पड़ता है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने लगातार दिन रहता है। और चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। और 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। उत्तरी अयनांत क्या होता है? 2 चीज अब यहाँ सीखना आपको। उसने कहा एक ऐसा भाग है जहाँ पर लगातार 6 महीने रात होता है, एक ऐसा भाग है जहाँ 6 महीने लगातार दिन होता है, और एक ऐसा भाग है जहाँ 6 महीने लगातार दिन होगा, उसके अपोजिट साइड क्या हो रहा होगा, 6 महीने लगातार रात हो रहा होगा। एक ऐसा भाग है। पहला चीज यहाँ पर देखना है, आपको क्लियर करना है। दूसरी बात वो कह रहा है उत्तरी अयनात, एक शब्द बोला। उत्तरी अयनात उसको कह रहा है जहां सबसे अधिक, जिस एरिया में सबसे अधिक सूर्य की रोशनी प्राप्त की जाती है जिस दिन में, वो दिन कौन सा, 21 जून। वहां पर क्या होता है, ये उत्तरी अयनात बोलेगा। जहां उत्तरी क्षेत्र में सबसे अधिक सूर्य की रोशनी प्राप्त की गई उसको उत्तरी अयनात बोली गई। समझ रहे बात? थोड़ा सा आपको समझना है आपको, तो हम यहाँ समझा सकते हैं। देखिए बात यहाँ जाइए, थोड़ा सा यहाँ से आ जाइए, थोड़ी बात यहाँ समझ लीजिए आप लोग फिर से एक बार। ये देखिए क्या समझा आप लोगों ने। उत्तरी अयनात और दक्षिणी अयनात भी यही देख लीजिए। यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, सबसे अधिक रोशनी यहाँ प्राप्त हो रही है किसकी, सूर्य की, उत्तरी क्षेत्र में। किधर? उत्तरी गोलार्ध में। तो क्या हो गया, उत्तरी अयनात, उत्तरी अयनात, अयनात। और इस समय मतलब 22 दिसंबर के समय
22 दिसंबर के समय सबसे अधिक दक्षिणी क्षेत्र में सूर्य की रोशनी प्राप्त हो रही है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा दक्षिणी अयनात, दक्षिणी अयनात, अयनात। क्लियर है, क्लियर है। ये कैसे होता है एक बात बताइए, जब हम शुरू पढ़ा रहे थे आप लोग को तो एक बात बताए थे, ये था क्या विषुवत रेखा, विषुवत, विषुवत, ये क्या था कर्क रेखा, ये क्या था मकर, ये नॉर्थ कर्क, कर्क रेखा, ये क्या था 23.5 साउथ मकर। एक बात याद आ रहा है आप लोगों को, यहाँ पे याद आ रही है कि मैंने क्या बोला था कि जो सूर्य का मूवमेंट होता है, जो सूर्य का मूवमेंट होता है वो इन दोनों के बीच में ही होता है। किसका? सूर्य का मूवमेंट इन्हीं के बीच में होता है। तो जब सूर्य इधर रहता है तो किधर साउथ, ये क्या दक्षिणी गोलार्ध है, ये पूरा दक्षिणी गोलार्ध है और ये उत्तरी गोलार्ध है। जब सूर्य की रोशनी यहाँ सीधी पड़ रही होंगी तो ये क्या है, इसको बोल देते हैं दक्षिणी अयनात, दक्षिणी अयनात, क्या बोल देते हैं दक्षिणी अयनात। और जब सूर्य की रोशनी सीधे कर्क रेखा के ऊपर पड़ रही होगी, जब सीधे कर्क रेखा के ऊपर पड़ रही होगी तो इसको क्या बोल देते हैं हम लोग उत्तरी अयनात। और यहाँ क्या बोलते हैं दक्षिणी अयनात। जब मकर पर पड़ रही होगी सीधे तो उसको क्या बोलते हैं दक्षिणी अयनात, क्योंकि मकर रेखा दक्षिण में है और कर्क रेखा उत्तर में है। जब कर्क रेखा पर सीधे पड़ रही होगी तो इसको बोल देते हैं हम लोग क्या उत्तरी अयनात। क्लियर है बात, क्लियर है। तो ये कब हो रहा है, ये हो रहा है आपका लगभग 21 जून के आसपास, 21 जून के आसपास, ये हो रहा है लगभग 22 दिसंबर के आसपास, जब सबसे अधिक गर्मी पड़ रही होगी, यानी तभी तो सबसे अधिक सूर्य की रोशनी वहाँ पड़ रही है। तो आइए बात समझते हैं। उत्तरी अयनात आपने समझ लिया, उत्तरी अयनात को यही कहा गया, यहाँ जब कर्क रेखा में पड़ रही होगी तो उसे बोलते हैं उत्तरी अयनात। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव पर सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा सूर्य की किरणों के सीधी पड़ती है, अभी बताया जस्ट आपको। तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिण गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात होती हैं और इस ठीक विपरीत स्थिति गोलार्ध में ऐसा ही होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या बोलते हैं हम लोग दक्षिणी अयनात। समझ में आ गया, अयनांत। क्लियर है, दक्षिणी अयनांत। और दक्षिण की तरफ सबसे अधिक गर्मी, सबसे अधिक जिस समय सबसे अधिक प्रकाश पा रहा है दक्षिण भाग, उससे हम लोग दक्षिणी अयनात बोल रहे हैं। और जिस समय सबसे अधिक उत्तरी भाग प्रकाश पा रहा है उसे उत्तरी अयनात बोल रहे हैं। बात समझ में आई। तो अगर आपसे कोई पूछता है उत्तरी अयनांत क्या है, उत्तरी अयनांत क्या है, दक्षिणी अयनांत क्या है, तो आपको सीधे बताना भैया ये वो मौसम है, ये वो टाइम है जब मकर रेखा उत्तरी अयनांत, जब ये वो समय जब कर्क रेखा सबसे अधिक प्रकाश पाती है, सबसे अधिक लाइट हिट पाती है उष्मा, और ये वो स्थान है जब मकर रेखा सबसे अधिक सूर्य से उष्मा प्राप्त करती है। क्लियर है। अच्छा, अब एक बात आपने पढ़ा कि 6 महीने दिन और 6 महीने रात वाला। तो देखिए यहाँ ये कंडीशन देखिए, साउथ, यहाँ देखिए साउथ, ये क्या है, ये मार्च से सितंबर तक, ये सॉरी जून से, जून जुलाई अगस्त सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर यहाँ तक चले आइए। यहाँ से कहीं शुरू होता है। इन 6 महीने में देखेंगे कि साउथ क्या है, साउथ ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव सूर्य से हटा हुआ है, सूर्य के पीछे है। तो जो भी सूर्य के पीछे हुआ है वहाँ क्या होगा, अंधेरा होगा। तो लगातार यहाँ 6 महीने क्या होगा, अंधेरा होगा। और इस एरिया में लगातार 6 महीने दिन होगा जो नॉर्थ साइड में। बात समझ में आई। यहाँ से लगातार क्या, ये साउथ एरिया, यहाँ से देखेंगे साउथ छुपा है, ये भी साउथ, ये भी साउथ, साउथ पोल किससे, सूर्य से छुपा हुआ है। तो यहाँ लगातार क्या होगा, 6 महीने दिन होगा। जो छुपा हुआ है वहाँ क्या होगा, रात होगा। और जो उसके सामने होगा वहाँ 6 महीने लगातार दिन होगा। तो ध्रुव होता है, ये खाली ध्रुव है, एकदम पॉइंट पर है। एक ध्रुव की बात किया है, पोल की बात किया, हर जगह नहीं होता है सभी, केवल पोल की बात किया, पोल पर, पोल ये जो पृथ्वी है, ये भी ध्यान रखिएगा, हर जगह बात नहीं हो रही है। ये जो पृथ्वी का आपने पोल देखा था, ये पोल और ये पोल, नॉर्थ और साउथ, ये एक समय 6 महीने तक ये भी छुपा रहता है और ये छुपा रहता है। इसी वजह से देखेंगे आप लोग आर्कटिक और अंटार्कटिक, ये यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है ना। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, यहाँ 6 महीने दिन और रात एक जगह है वहाँ हुआ करता है। ठीक है, तो चलिए समझ लिया इसको आप लोगों ने। चलिए अब आते हैं हम लोग, ये सब हम लोग कर चुके हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए बात क्या है समझना आपको, बात ऐसा समझना है कि ये उत्तरी अयनात जब सबसे अधिक कर्क रेखा पाती है और दक्षिण अयनात जब सबसे अधिक दक्षिण मकर रेखा सूर्य की हिट प्राप्त करती है। ठीक, अब बात करते हैं 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु। 23 सितंबर को हमने बताया, एक में शरद होगा, एक में बसंत होगा। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में शरद अगर है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या था, बसंत ऋतु था। इसको आप लोग पढ़ चुके हैं, इसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है।
इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमा के कारण दिन और रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इस तरह से स्पष्ट हो गया आपको कि किस तरह से दिन और रात परिवर्तित होते हैं और किस तरह से हमारे ऋतु परिवर्तित होते हैं, गर्मी, जाड़ा, बरसात। ठीक है, क्लियर है। एक बार अच्छे से इसको देखेंगे, आपको और क्लियर होगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आप थोड़ा क्वेश्चन कर लीजिए, आधा आप लोग कर लीजिए, आधा हम करा दे रहे हैं, थोड़े आप कर लीजिएगा, कुछ है नहीं इसमें, है ना, थोड़े हम करा दे रहे हैं। इसको भर लीजिएगा आप लोग। देखिए, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण बता दिया है 66.5। कुछ बचा इसमें? घूर्णन एवं परिक्रमा को परिभाषित करिए। घूर्णन एवं रोटेशन एवं रिवोल्यूशन, रोटेशन से दिन और रात, रिवोल्यूशन से मौसम परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन, मौसम, मानसून परिवर्तन। मानसून चेंजेस किससे होता है? परिक्रमा से, और घूर्णन से दिन और रात, ये आप लोग जानते होंगे। लीप वर्ष 366 दिन के वर्ष को क्या कहते हैं? लीप वर्ष। ये हर 4 साल पर एक बार आता है। क्लियर है? बता भी दीजिएगा कैसे आता है। हर साल 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी एक अपना परिक्रमा पूरा करता है। उत्तरी एवं दक्षिणी आयनातों में अंतर बता दीजिए। आयनांतों, जब उत्तरी मकर रेखा पर सूर्य की रोशनी सीधे पड़ती है तो उसे दक्षिणी आयनात कहते हैं, और जब कर्क रेखा पर सूर्य की रोशनी सीधे पड़ती है, ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त करता है तो उसे उत्तरी आयनात कहते हैं। विषुवत क्या है बता दीजिए। पृथ्वी को 2 भागों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाले एक काल्पनिक रेखा को विषुवती कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का आयनात अलग अलग समय में होता है। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, बिल्कुल अलग हैं। वो रोटेशन पर झुकी हुई है एक अक्ष पे। दोनों एक साथ कभी भी आ सकते, सामने नहीं आ सकते। आप इसको पता होगा, दोनों अक्षर कभी एक साथ एक सामने नहीं आ सकते, क्योंकि एक 60 डिग्री पर झुका हुआ है। इसका सीधा होता तब भी एक ऊपर और एक नीचे ही रहेगा, क्योंकि दोनों पोल अलग अलग हैं, इसलिए कभी एक साथ नहीं आ सकते। इसलिए क्या है, अलग अलग इनका आता है ना। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होता है। क्यों? क्योंकि हमेशा देखेंगे, एक सिरा अगर 6 महीना लगातार सूर्य के सामने होता है तो दूसरा सिरा सूर्य से पीछे होता है। इस वजह से जो सूर्य के तरफ होता है वहाँ लगातार 6 महीने दिन होता है, और उसी अपोजिट साइड जो सूर्य से विपरीत होता है तो वहाँ लगातार 6 महीने रात होता है। चलिए, हम अपनी क्लास को अब यहाँ विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर, 4th चैप्टर लेके। फिर आपको और अच्छे समझ जाएगा। इसको अच्छे से करिए, बस यही है, इससे बाहर कुछ नहीं इसमें आता है ना। फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।